हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। आज हम सेल साइकिल पढ़ेंगे और इस सेल साइकिल में ये होता क्या है और इस सेल साइकिल का माइटोसिस टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल का सिंपल मीनिंग है इट्स द इवेंट। सेल साइकिल का सिंपल मीनिंग है इट्स एन इवेंट ऑफ डिवीजन फ्रॉम अ पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना और इस पूरे इवेंट को जो रिपीट होती रहती है इवेंट, उसको सिंपली हम सेल साइकिल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। उस इवेंट को सिंपली हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। नाउ इस सेल साइकिल में सबसे पहले कि सेल साइकिल हमारे बॉडी के अंदर किन किन टिश्यू में होती हैं और किस किस टिश्यू में नहीं होते हैं। यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में पूरे होल बॉडी में जो आपके सेल हैं वो दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल, एक सोमैटिक सेल होता है और एक जर्म सेल होता है। जर्म सेल जो है वो गैमीट फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों? गैमीट। ठीक है, तो जो भी जर्म सेल हो और उस जर्म सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं वो सारे सोमैटिक सेल्स हैं। अब हम सोचने वाली बात है क्या सारे सोमैटिक सेल्स डिवाइड करते हैं? तो कुछ टाइम आपके जो बॉडी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में तीन टाइप के सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स में भी। ऑन द बेसिस ऑफ कि सेल साइकिल उसमें होती है या नहीं, टिश्यू को 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया है। 3 टाइप्स में क्या कर दिया गया है? क्लासीफाई। अगर आप देखें जो क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन, वो इस बेसिस पे है कि उसमें सेल साइकिल होती है या नहीं, जो भी आपके ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में सेल हैं। फॉर एग्जांपल लेबाइल टिश्यू, लेबाइल दूसरा है आपका, लेबाइल के बाद स्टेबल और थर्ड टाइप है आपका परमानेंट। क्या है? परमानेंट। लेबाइल टिश्यू वो टिश्यू है जिनके अंदर सेल साइकिल चलती रहती है, सेल साइकिल कंटिन्यूस, इसके अंदर सेल साइकिल होती ही रहती है, वो लेबाइल टिश्यू होता है। जैसे कि आपकी स्किन, यू नो वेरी वेल कि स्किन जो है वो रिजनरेट होती रहती है, आपके डेड सेल्स हटते रहते हैं और न्यू सेल्स वहाँ पे डिवाइड, उसके नीचे न्यू सेल्स डिवाइड होते ही रहते हैं। गट सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं, यानी कि जीआई ट्रैक्ट, जिसे क्या कहते हैं? जीआई ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? जीआई ट्रैक्ट। थर्ड इज द बोन मैरो। इन बोन मैरो सेल डिवीजन चलती रहती है। ओके, स्टेबल का मतलब क्या है बच्चों? स्टेबल का मतलब है कि सेल डिवीजन जो है वो वैसे तो नहीं होती, लेकिन अगर नीड पड़े, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नीड, कि अगर ज़रूरत पड़े तभी सेल डिवीजन होगी स्टेबल में, कि whenever there is need of cell division, then only cell division occurs. Like liver cell में जब वैसे तो सेल डिवीजन नहीं होगी, लेकिन जब अगर लिवर सेल्स खराब हो गए, है ना, डिस्ट्रॉय हो गए, देन उसके अंदर सेल्स को डिवाइड करना है, देन उनके अंदर सेल डिवीजन होगी। किडनी के अंदर, पेनक्रियास के अंदर, इसके अंदर पेनक्रियास। तो इस बेसिस पे टिश्यू आपके डिपेंड है। परमानेंट, जिनके अंदर सेल साइकिल होती ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि न्यूरॉन्स। क्या है आपका? न्यूरॉन्स, जिनके अंदर सेल साइकिल नहीं होती, उसलिए उसे परमानेंटली सेल डिवीजन जो है उसके अंदर स्टॉप हो गई है। तो एग्जाम्पल क्या है? न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के अंदर सेल डिवीजन परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। मसल सेल्स डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते। बट स्टूडेंट, जब कभी इंजरी होती है तो ये सेल्स भी
डिवीजन शुरू कर देते हैं, लेकिन उतना नहीं, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यू एक तरीके का पूरी तरीके से क्या है, परमानेंट सेल है, कि उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होती है। अब आगे चलते हैं कि सेल साइकिल एक्चुअल में है क्या, है ना। तो देखिए, और सेल साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, सेल साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सेल साइकिल जो है एक ऐसा स्टेज है कि किसी सेल को अगर ग्रोथ होना है ना, ग्रोथ यानी कि आपने देखा कि आप जाइगोट थे, है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से फीटस हुए, देन फीटस के बाद आप डिलीवर्ड इन्फेंट हुए, देन इन्फेंट के बाद आप चाइल्ड हुए, देन चाइल्ड के बाद आप एडल्ट हुए। तो ये सारी जो फेजेस है ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली ड्यू टू सेल साइकिल, पहली बात। दूसरी बात, सेल साइकिल की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, सेल क्यों डिवाइड करेगा, सेल जो है वो क्यों डिवाइड करेगा, है ना। यू नो कि इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ, और एक ये यूनिट ऑफ लाइफ है, इसी से लाइफ स्टार्ट हुई है। अगर सेल ना हो तो वो लिविंग नहीं है, ठीक है। तो सेल होना बहुत ज़रूरी है, सेल से ही लाइफ स्टार्ट हुई है, इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए बाय चांस आपके सेल्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए, इंजरी हो गई, क्या हो गई, इंजरी, है ना। इंजरी में सेल्स डैमेज हो गए। अब वो सेल्स डैमेज हो गए, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपके कुछ टिश्यू डैमेज हो गए। अब वो रिपेयर करेंगे कैसे, जब उसमें न्यू सेल्स डिवाइड करके बनेंगे, वो एक नया टिश्यू बनाएगा, है ना। तो टिश्यू बनने के लिए तो पहले सेल को डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो रिपेयरिंग के लिए, किसके लिए, रिपेयरिंग के लिए सेल साइकिल की ज़रूरत है। और सेल साइकिल की क्या ज़रूरत है, सेल साइकिल एक ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और थर्ड डिफरेंशिएट के लिए। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि सेल को जब अनस्पेसिफिक से स्पेसिफिक सेल बनना होता है तब भी सेल साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तब उसे क्या कहते हैं, अनस्पेसिफिक से स्पेसिफिक सेल, ठीक है। तो आज हम वो सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो रिपेयरिंग में, ग्रोथ में, इन सब में रोल प्ले करता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में जो रोल प्ले करता है वो मियोसिस करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चों। देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपका सेल साइकिल आपके दो टाइप्स के होते हैं, है ना। आप दो टाइप की सेल साइकिल पढ़ेंगे, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, एक माइटोसिस और एक क्या, मियोसिस। दो टाइप की सेल साइकिल पढ़ेंगे, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और जो मियोसिस है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अभी बताऊंगी इसे क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है, अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, अभी मैं बताऊंगी व्हाट यू मीन बाय क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब ये डिवाइड करेगा और दोनों डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितने पेरेंट सेल के पास है, ये पेरेंट सेल था, जब ये डिवाइड किया तो इसने डॉटर सेल को भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट किया, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ये 46 2n, अभी मैं बताऊंगी व्हाट यू मीन बाय 2n, 2n से 2n। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसमें कुछ लॉस नहीं हो रहा है। बट मियोसिस में क्या होता है बच्चों, मियोसिस में अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो वो डॉटर सेल को हाफ देते हैं, 23 से, और 23 दूसरे सेल को। यानी कि अगर ये 2n है
तो दिस इज n एंड दिस इज n। अभी अब 2n और n बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ओके। और इससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। याद रखना बच्चों, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, वाइल मियोसिस में, माइटोसिस में आपका क्या बनता है, कितने बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चे माइटोसिस को बस एक चीज़ याद रखो कि इसके इक्वेशनल क्यों कहते हैं। अभी इतना कंसेप्ट याद करो कि जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई रिडक्शन नहीं होता। अगर मान लो कि यहाँ इसके पास 23 होते तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी कितना करता, 23, है ना, 23 ही करता इक्वेशनल। पर यहाँ रिडक्शनल यानी कि हाफ हो जाते हैं, पहला कंसेप्ट। इतनी बात समझ आई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट, इसमें 2 ही डॉटर सेल्स बनते हैं और इसमें 4 बनते हैं। इसमें कितने बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ आई, आगे चलते हैं। देखिए आज हमारा जो पूरा फोकस होगा वो माइटोसिस पे होगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं मियोसिस सिखाऊंगी तब हम मियोसिस को अच्छे से करेंगे। तो आज हम माइटोसिस पे फोकस करके पहले तो ये सीखते हैं क्रोमोसोम क्या होता है, फिर ये सीखते हैं कि ये 2n क्या है, ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड है क्या, तभी आपको सेल साइकिल समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और बच्चों इस जेनेटिक मटेरियल को हम सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जब ये न्यूक्लियस का साइज आपका 10⁻⁻⁻6 मीटर होता है और डीएनए का साइज 2.2 मीटर होता है। आप देख रहे हैं कि डीएनए का साइज ज़्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से, है ना, डीएनए का साइज ज़्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से, है ना। और फिर भी डीएनए इसके अंदर फंसा हुआ है। तो कैसे, डीएनए इसके अंदर कैसे फिट हो गया, इतने छोटे कंपार्टमेंट में डीएनए कैसे फिट हो गया, है ना। इतने छोटे कंपार्टमेंट में डीएनए जो है वो कैसे फिट हो गया। अब आप किसी बड़ी चीज़ को छोटे कंपार्टमेंट में फिट कर रहे हो तो ये क्या करता है बच्चों, ये जो हमारा डीएनए है, लेट्स सपोज ऐसे हमारा डीएनए ये 2.2 मीटर साइज का है। ये डीएनए हिस्टोन के साथ रैप हो जाता है। किसके साथ रैप हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ऐसे डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन, ये हम पैकेजिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन, और ये एसिडिक होता है। तो एसिडिक बेसिक के चारों ओर क्या हो जाता है, अभी के लिए इतना ही समझिए। इसकी पैकेजिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग टॉपिक में। यहाँ पे सेल साइकिल पे फोकस करना है तो सिर्फ इसका कंसेप्ट समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो जब ये इसके साथ फिक्स करता है, ऐसे फिक्स हो जाता है, इसके चारों ओर रैप हो जाता है, तो ये जैसे एक थ्रेड एक के ऊपर एक रैप है ना, उस तरीके से कॉइल होगा। देन उसके बाद ये कॉइलिंग होके ये इस तरीके से कॉइलिंग कंडेंस्ड होके, थर्ड स्टेज कंडेंस्ड होके ये क्रोमोसोम की शेप ले लेगा। किसकी शेप ले लेगा बच्चों, क्रोमोसोम की शेप। ये डीएनए से पूरा बना हुआ है और किसकी शेप ले लेगा, क्रोमोसोम की। ये डीएनए है और डीएनए से ये क्रोमोसोम बन जाएगा, जिसमें क्या है, सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड। और इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है इस चारों ओर, उसको कहते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमेयर के जस्ट ऊपर, तो क्रोमोसोम क्या है आपका, कंडेंस्ड डीएनए। क्रोमोसोम इक्वल्स टू
कंडेंस्ड डीएनए, कंडेंस्ड डीएनए, टाइटली पैक्ड डीएनए। क्या है ये आपका? टाइटली पैक्ड डीएनए, ठीक है, कंडेंस्ड डीएनए। तो ये टाइटली पैक्ड डीएनए है बच्चों, कौन? क्रोमोसोम। और इसका नाम क्रोमोसोम क्यों पड़ा है? क्रोमो मतलब कलर, है ना, और जोम मतलब बॉडी। साइंटिस्ट ने जब इसे डिस्कवर किया था तो न्यूक्लियस को स्टेन किया, न्यूक्लियस को कलर किया, तो उसने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक कलर बॉडी है, तो उसने उस कंडेंस्ड पार्ट का नाम क्रोमोसोम रख दिया, क्योंकि वो कलर पार्ट स्टेन जो हो रहा था वो क्रोमोसोम ही हो रहा था स्टेन, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? क्रोमोसोम। क्लियर? तो क्रोमोसोम समझ आया आपको? ओके, अब सुनो, मेरी बात सुनो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। अब इसको समझेंगे बच्चों। जो ये क्रोमोसोम होता है ना, कौन होता है? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है ना, ये बताया मैंने, क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम। ऐसे ये डीएनए से पूरा बना हुआ है, ये डीएनए से ही पूरा बना है। जब सेल के अंदर, इधर ये सेल के अंदर मैं बता रही हूं, जब सेल के अंदर ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, होमोलोगस पेयर में होते हैं, होमोलोगस सेट होता है, जब होमोलोगस सेट कहते हैं, जब ये होमोलोगस सेट में होते हैं, ऐसे ये एक टाइप का क्रोमोसोम है, ये दूसरे टाइप का क्रोमोसोम है, जिनकी, इसका साइज मेरे को बराबर बनाना था, ऐसे क्रोमोसोम जब पेयर में होते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम जब पेयर में होते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम मतलब होमोलोगस, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लोकेशन, लोगस मतलब लोकेशन, लोगस मतलब क्या होता है बच्चों? लोकेशन। तो होमोलोगस स्टूडेंट्स, ये होमोलोगस का मतलब है कि सेम शेप, सेम साइज और जीन की लोकेशन सेम, जीन की लोकेशन सेम। अगर यहाँ हाइट का जीन है तो यहाँ पे भी हाइट का जीन होगा इसके सामने, अगर यहाँ पे कलर का जीन है तो इसके सामने कलर का जीन होगा। तो जीन जो इस डीएनए के ऊपर है, मतलब जीन डीएनए का सेगमेंट ही है ना, जीन तो डीएनए का सेगमेंट को ही कह रहे हैं जीन, जो किसी चीज के लिए कोड करता है ना। तो ये जो जीन जो है, इसकी अगर लोकेशन सेम होती है क्रोमोसोम के ऊपर, सेंट्रोमेयर की लोकेशन सेम होती है, साइज सेम होता है, शेप सेम होता है, साइज सेम हो गया, शेप सेम हो गया, लोकेशन सेम हो गई जीन की, और सेंट्रोमेयर की लोकेशन सेम हो गई, तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहते हैं बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक आता है, एक पेयर आता है मैटरनल से, मदर से, एक पेयर आता है फादर से, यानी कि पैटर्नल। इन बियोलॉजी टर्म दिस इज कॉल्ड पैटर्नल। एक मैटरनल से, एक पैटर्नल से। जब ये इस तरीके से पेयरिंग में एग्जिस्ट करते हैं, तब हम उस सेल को 2n कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिप्लॉइड। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। और वहीं कोई सेल के अंदर या तो सिर्फ मैटरनल हो या मैटरनल हो, अलग अलग तरीके के मैटरनल हो, जिनकी शेप साइज कुछ सेम नहीं है ना, तो हम उन सेल को कहते हैं हैप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं बच्चों? हैप्लॉइड सेल, यानी कि एन। उसमें या तो मदर से आया होता है या फादर से आया होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एन। तो 2n और n डिप्लॉइड का मतलब जिसमें होमोलोगस सेट है, और हैप्लॉइड का मतलब जिसमें होमोलोगस सेट नहीं है, ठीक है। एक मदर से आया, एक फादर से आया, और
सेम टाइप वाले मदर से जो क्रोमोसोम, मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम मदर का जो होगा वो फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम से बिल्कुल सिमिलर होगा, तो वो दोनों पेयर में एग्जिस्ट कर जाएंगे जाइगोट के अंदर, है ना। तो उसको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कहते हैं। देखिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यू नो कि आपके अंदर जितने भी सेल बने हैं वो मदर और फादर के मिक्सचर से बने हैं, है ना। आपके अंदर जितने भी सेल बने हैं वो मदर और फादर के मिक्सचर से बने हैं, यू नो वेरी वेल। तो मदर फादर से क्या आता है, स्पर्म, और मदर से क्या आता है, ओवा। मान लो ये स्पर्म का सेल है और ये ओवा का सेल है ना। और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है, हाफ होते हैं स्पर्म में हमेशा। एक गैमीट ही आपके अंदर ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हाफ क्रोमोसोम होते हैं, और किसी में हाफ क्रोमोसोम नहीं होते, बाकी सब डिप्लॉइड होते हैं। हाफ यानी कि कोई पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको एन कहते हैं, हैप्लॉइड। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड है। सिवाय गैमीट के आपकी बॉडी के अंदर कोई भी सेल हैप्लॉइड नहीं होता, बाकी सारे सोमैटिक सेल आपके डिप्लॉइड होते हैं। अब देखो इधर, ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आपको सेल साइकिल समझ आएगा, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। देखें, मान लीजिए स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम ये है, सेकंड क्रोमोसोम ऐसा है, थर्ड क्रोमोसोम ऐसा है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से 23 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 23। सेम मान लीजिए मदर के अंदर फर्स्ट क्रोमोसोम ऐसा है, सेकेंड ऐसा, थर्ड ऐसा, फोर्थ ऐसा और फिफ्थ ऐसा, इस तरीके से 23 है। तो जब ये जाइगोट के अंदर स्पर्म और ओवा फ्यूज करेंगे, स्पर्म और ओवा फ्यूज करेंगे, तो ये जाइगोट के अंदर दोनों आएंगे, 23 यहाँ से आएगा, 23 यहाँ से आएगा, तो टोटल 46 हो जाएंगे। हम उसी से बने हैं, जाइगोट से ही बने हैं ना सब, तो जाइगोट के अंदर टोटल 46 हो जाते हैं, तो हमारे अंदर सारे सेल 46 होंगे। 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, तो हम डिप्लॉइड हैं। लेकिन हम जो गैमीट बनाएंगे, फीमेल ओवा बनाएगी और मेल स्पर्म बनाएगा, तो दोनों के अंदर जो गैमीट है वो हाफ, गैमीट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, बाकी सारे सेल में डिप्लॉइड होते हैं। ऑल सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल आर डिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है, एक्सेप्ट गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। गैमीट ऑलवेज क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो 46 यहाँ पे कैसे बने 46, यहाँ से एक क्रोमोसोम आया फादर का और मदर का भी आया, ये दोनों सिमिलर थे, इन्होंने पेयर बना लिया, है ना। तो ये फादर से आया, मदर से आया, पैटर्नल और मैटर्नल होमोलोगस सेट हो गए, तो ये डिप्लॉइड हो गया ना, इसीलिए डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा से बनाती हूँ मैं, एक सेकेंड। ऐसे ही दूसरा वाला, इसके साथ पेयर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का कंसेप्ट क्लियर है। सो दिस इज डिप्लॉइड, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड, जहाँ पे ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट्स क्लियर, ओके फाइन। चलिए, अब डिप्लॉइड हैप्लॉइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो हम आ गया क्रोमोसोम का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन ये क्रोमोसोम आपको सेल साइकिल में ऐसे हर स्टेज में नहीं दिखते, सिर्फ मेटाफेज में दिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको शुरुआत से ही क्रोमोसोम की शेप में दिखाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, लेकिन आप समझें कि वो मेटाफेज में होता है। चलिए अब देखिए पहले, अब हम सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड का कंसेप्ट था। देखिए, सेल साइकिल में माइटोसिस विजिबल नहीं है बच्चों, अब विजिबल होगा, है ना। देखो, ये जो माइटोसिस है, जो सेल साइकिल स्टार्ट होती है तो सबसे पहला स्टेज आता है आपका इंटरफेज। क्या आता है बच्चों, इंटरफेज। फिर आता है माइटोसिस फेज यानी कि एम फेज,
एम फेज की पहली स्टेज होती है प्रोफेज, दूसरी स्टेज होती है मेटाफेज, तीसरी स्टेज होती है एनाफेज, फोर्थ स्टेज होती है टीलोफेज। बच्चों, ये जो स्टेज है आपके एम फेज की, इनको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। अभी रुको, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एम फेज के बाद, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। अभी हम सीखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, किसकी डिवीजन होती है? साइटोप्लाज्म की। और आपका जो ये इंटरफेज स्टेज है, ये इंटरफेज में आपका G1 फेज होता है, जिसे गैप 1 फेज कहते हैं। दूसरा आपका S फेज होता है, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। तीसरा आपका G2 फेज होता है, जिसे हम गैप 2 फेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये स्टेजेस का, फिर हम 1 बाय 1 सब के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसमें नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो आपका इंटरफेज है, वो पूरी सेल साइकिल आपकी 24 आवर्स की होती है ना, और 24 आवर्स में एक सेल साइकिल खत्म होती है, तो इंटरफेज आपका 20 to 23 आवर्स ले लेता है, और ये सिर्फ 1 आवर। सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफेस में लग जाता है बच्चों। अब हम देखेंगे इंटरफेस में सबसे ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है। हम पहले इंटरफेस सीखेंगे, फिर हम एम फेज सीखेंगे, तब जाके हमारा पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होगा। माइटोसिस सीख रहे हैं हम, भूल मत जाना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखना पूरा पढ़ने के बाद देखिए, अरे ये क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ। चल देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल के अंदर आपका इंटरफेस सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है, और इस इंटरफेस में G1 फेस होता है, S फेस होता है, G2 फेस होता है, G1, S और G2। ये आपका ओवरऑल इंटरफेस है। ये M फेस है। M फेस आपका 5% लेता है, और ये ओवरऑल 95%, ये पूरा। और ये G1, S और G2 आपका टोटल इंटरफेस कहलाता है। और हाँ, कोई भी सेल अगर सेल डिवीजन नहीं कर रहा है और उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर उसके अंदर सेल साइकिल नहीं हो रही है, तो उस स्टेज को कहते हैं G0, जिसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज। और ये G0 G1 में तब जाता है जब उसे सेल साइकिल करनी होती है। तो क्विसेंट स्टेज का मतलब होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव बट सेल डिवीजन इनएक्टिव, सेल डिवीजन इनएक्टिव। ओके स्टूडेंट्स,
तो जब G0 फेस होता है उस समय सेल साइकिल नहीं हो रही होती, उसमें वो क्विजेंट फेस में होता है। जब उसे सेल साइकिल करनी होती है तो वो G0 से G1 में आता है, ठीक है, मतलब इंटरफेस के पहले स्टेज में आता है। क्लियर? G1 को हम गैप फेस कहते हैं। इसमें सारे प्रोटीन बनते हैं। एस फेस को हम सिंथेसिस फेस कहते हैं। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 को भी गैप फेस कहते हैं और इसमें भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्विक, जल्दी जल्दी ले लिया। बहुत सिंपल है ना? अब देखो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा इंटरफेस। इंटरफेस में हम स्टार्ट करेंगे G1 फेज। एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स वगैरह हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। वैसे तो डीएनए एक्चुअल में, ये क्रोमोसोम मैं बता रही हूँ, क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होंगे ना, 46 क्रोमोसोम, यानी कि 2n, यानी कि डिप्लॉइड। शुरू में ही बता दिया मैंने। देखो मैंने यहाँ क्रोमोसोम क्यों लिखा है, वैसे आपको सेल में क्रोमोसोम अभी नहीं दिखता। ऐसा क्रोमोसोम की जो शेप है वो आपकी कब दिखेगी, जब वो मेटाफेज स्टेज पे आ जाएगा, एम फेज के मेटाफेज स्टेज पे आ जाएगा, तब दिखेगी। लेकिन मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ, मैंने इतने सारे बना दी, खिचड़ी पका दी, है ना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं 2-4 ही लेके चलूंगी, आप समझ जाना वो 46 है। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे समझ जाओ कि 46 क्रोमोसोम दिखेंगे। 46 यानी कि 2n, क्या है ये 2n, और ये जो जेनेटिक मटेरियल ओवरऑल है ये आपका C कहलाता है, डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट एक्चुअल में हमारा जीवन में पता है कैसा न्यूक्लियस दिखता है, मैं साइड में ना एक्चुअल वाला बता देती हूँ। ये देखो ऐसा दिखेगा, इसमें बीट्स ऐसा दिखेगा हमारा डीएनए जीवन में। पर मैंने ऐसे क्रोमोसोम क्यों बनाए हैं, ताकि आपको चेंज समझ आए कि एस फेज में जीवन से क्या चेंज होता है। ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम बनता तो ऐसा दिखता है ना, लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा जीवन में, जीवन में कभी नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पर अगर ये क्रोमोसोम इसको बना देते हैं तो ऐसा दिखेगा, ये समझाने के लिए। तो 2n, तो जीवन फेज में मेन जो काम होता है वो प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। और कौन से प्रोटीन बनते हैं? which is used for DNA replication, DNA replication, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज आएगा एस फेज, और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए डुप्लीकेशन होगी, डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए की क्या बनेगी? कॉपी। हर सेल डिवाइड होने से पहले अपनी कॉपी बनाता है, ताकि वो दोनों सेल को इक्वल डीएनए दे सके, इक्वल डीएनए दे सके। तो वो कॉपी बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं। वो प्रोटीन G1 फेज में बनता है, गैप फेज, जिसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं, इस गैप फेज में बनता है। ठीक है बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपका इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये एक्चुअल है और ये अजम्पशन है G1 फेज में। ठीक है, दिस इज एक्चुअल इमेज, एक्चुअल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये हो गया G1 फेज। फिर अब आते हैं हम S फेज में, और इसमें डीएनए कंडेंस्ड भी हो जाएगा, डीएनए कंडेंस्ड होना शुरू कर देगा, टाइटली पैक। अभी आगे देखिए, पहले रेप्लिकेशन होगा। एस फेज सेकेंड फेज है इंटरफेज का आपका। एस फेज जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि भाई रेप्लिकेट कर रहा है ना, कॉपी बना रहा है ना वो अपनी, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी कॉपी जी, मजाक चल रहा है क्या? देखिए ये देखिए, एस फेज में जो आपका डीएनए था ना, ऐसे उसने बना ली अपनी कॉपी, ऐसे ऐसे उसने बना ली अपनी कॉपी। पहले कैसे दिख रहा था बच्चों, बताइए? देखिए पहले मैं बताती हूँ कैसे दिख रहा था हमारा सेल। जीवन में हमारा सेल ऐसे दिख रहा था, ऐसा, है ना? और एस फेज में आपका सेल ऐसा दिखने लग गया, मतलब क्रोमोसोम में क्या चेंज है, ये ऐसे से ऐसे बन गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया, यानी कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुई। रेप्लिकेशन, आप जानते हैं ना, क्रोमोसोम नहीं डबल हुआ है बच्चों। देखो इसके अंदर डीएनए था ना, ये देखो मैं बड़ा सा बना देती हूँ, इसके अंदर डीएनए था ना, ये पूरा डीएनए से बना है ना, तो डीएनए की कॉपी बन गई। अलग से सेंट्रोमियर बना तो नहीं है, अलग से क्रोमोसोम तो नहीं बना है ना, इसकी कॉपी बन गई ऐसे, ये डीएनए से बना है, तो डीएनए की कॉपी बनी है ना, क्रोमोसोम की तो कॉपी नहीं बनी। क्रोमोसोम की कॉपी तब कहते हैं जब एक और सेंट्रोमियर से बनता है ना, पर ऐसा तो नहीं हुआ, तो डीएनए की कॉपी बनी है यहाँ पे, है ना। तो एस फेज का मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है कॉपीज बनना, और ये जो कॉपीज बनी डीएनए की, इनको कहते हैं, क्रोमोसोम के ये दो पार्ट्स बन गए, एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं थे, तो बच्चों इसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता, क्रोमोसोम अभी भी पेयर में है 2n, अभी भी पेयर में है 2n, पर जेनेटिक मटेरियल यहाँ C था, वो हो गया 2C, डबल हो गया, क्या हो गया, डबल, 2C। एस फेज में क्रोमोसोम नंबर सेम है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है। क्रोमोसोम नंबर तब डबल होता जब मैं ऐसे 4 क्रोमोसोम बना देती इसी के, है ना, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है। यहाँ एक ही सेंट्रोमेयर है, एक ही सेंट्रोमेयर से दोनों अटैच हैं, एक ही सेंट्रोमेयर से दोनों अटैच हैं। अगर इसकी कॉपी अलग सेंट्रोमेयर से जाके अटैच होती, कुछ ऐसे होती, ऐसे, कुछ ऐसे, तो मैं कहती कि भाई क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेम सेंट्रोमेयर से जाके अटैच हो जाता है, उसी की कॉपी बन जाती है। तो ये 2C क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ है। तो क्या याद रखेंगे एस फेज में, क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम, जेनेटिक मटेरियल डबल, जेनेटिक मटेरियल डबल, बाय रेप्लिकेशन, बाय रेप्लिकेशन, बाय रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल डबल बाय रेप्लिकेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम आगे चलते हैं। G1 फेज हो गया। G1 फेज में प्रोटीन बन रहे थे, क्या बन रहे थे, प्रोटीन। मैं बार बार कह रही हूँ क्रोमोसोम मेटाफेज में दिखता है, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको क्रोमोसोम की शेप पहले दिखा दी और बना दी मैंने, अदरवाइज ये ऐसा दिखेगा, डीएनए ऐसा, ऐसा दिखेगा, ऐसा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे क्रोमोसोम नहीं दिखेगा एग्जैक्ट, ठीक है। ये मेटाफेज में दिखता है आपका, मेटाफेज में, उससे पहले नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आगे, ये हमारा एस फेज में कॉपी बन गई। फिर हमारा है G2 फेज।
क्या है, G2 फेज। और इस G2 फेज में आपके फिर से ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, कॉपी जो बनी थी कंडेंस होने लग जाएगा और फिर से प्रोटीन बनेंगे आगे के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और एस फेज में एक और चीज डबल होता है, सेंट्रियोल। क्या डबल होता है, सेंट्रियोल। आपका सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल डबल होता है, डुप्लीकेट। सेंट्रियोल क्या होता है, डुप्लीकेट। सेंट्रियोल क्या होता है, डुप्लीकेट। ठीक है, चलिए ये G2 हो गया। अब हम आते हैं, 3 फेज हो गए कंप्लीट। अब हम आएंगे किस पे, एम फेज के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो देखिए अब हमारा कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में आपका प्रोफेज स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, प्रोफेज। तो देखिए सबसे पहले मैं ना इसका पूरा जनरल कंसेप्ट बता देती हूँ कि क्या क्या होगा। देखो क्या होगा, प्रोफेज का सेल, मेटाफेज का सेल, एनाफेज का सेल, टीलोफेज का सेल, 4 सेल, 4 कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज का, ये पहले मैं सिंपल समरी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें कैरियोकाइनेसिस क्यों कहा है मैंने, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए इसके अंदर प्रोफेज में क्या होगा, आपका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए था, है ना। वो मैंने क्रोमोसोम आपको पहले भी बताया था कि वो जो क्रोमोसोम है वैसा नहीं दिखता, ऐसे दिखता है, ये डुप्लीकेट हो चुका है ना। इस स्टेज में 2n है क्रोमोसोम और 2c है, क्योंकि वो इंटरफेस से गुजर चुका है, डिप्लॉयड है, साथ के साथ जेनेटिक मटेरियल डबल है, डबल जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब इसमें प्रोफेज में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं ताकि इसको स्पेस मिल जाए, स्पेस मिल जाता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम बन जाता है, प्लेट पे आ जाता है, मिडल प्लेट पे, ऐसे मिडल प्लेट पे आ जाता है। मेटा मतलब मिडल, कंप्लीट होता है वैसे तो मिडल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। और प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, सेंट्रियोल आपके ऑपोजिट पोल में स्पिंडल फाइबर्स बनाने शुरू कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अभी समरी फिर एक एक करके सारा समझाती हूँ। स्पिंडल फाइबर्स, ताकि आपको याद रहे कि चल क्या रहा है। स्पिंडल फाइबर्स, ये सेंट्रियोल्स से माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बने हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं आपके, ये आपके जाके यहाँ एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, मैंने शुरू में ही बताया था, यहाँ एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर से अटैच, काइनेटोकोर। और ये है आपका सेंट्रियोल। क्या है ये आपका, सेंट्रियोल। देन ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इनको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये आपके काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और ये इसमें बीच में से स्प्लिटिंग हो जाती है एनाफेज में, फोर्स लगता है। स्पिंडल फाइबर यहाँ से फोर्स लगाता है, ये यहाँ से फोर्स लगाता है, दोनों तरफ से फोर्स लगता है, दोनों फोर्स लगाते हैं और फोर्स की वजह से ये इस तरफ, ये बीच में से लाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बीच में से लाइज। एनाफेज में ये ऊपर चले जाएंगे,
सेपरेट हो जाएंगे। और ये स्पिंडल फाइबर्स की वजह से हुए थे, स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मैं स्पिंडल फाइबर्स कह रही हूँ। एनाफेज में सेपरेशन होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का। टीलोफेज में आपका बिल्कुल पोल पे आ जाते हैं और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, कैरियोकाइनेसिस। ये न्यूक्लियस एक था ना, एक न्यूक्लियस था, अब ये देखो दो न्यूक्लियस बन गए। बने कि नहीं बने? ये 2n था, 2c था, अभी भी ये क्या है, 2n है। देखो अभी भी ये पेयर में है, अभी भी ये पेयर में है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस जेनेटिक मटेरियल हाफ हो गया। ये 2n और ये c, 2n c, 2n c, 2n c। न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। इसी को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसी को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे समरी बताई है मैंने सबकी कि क्या होने वाला है, फिर एक एक करके सब बताती हूँ। साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में ऐसे फरो बन जाता है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है। इस कंटेंट को साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, इसे न्यूक्लियस, और इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है और ये फरो, और फिर दो डॉटर सेल बन जाते हैं। कितने डॉटर सेल बन जाते हैं, दो। ये भी 2n, ये भी 2n, और ये c, 2n c। तो ये आपकी पूरे सेल साइकिल की समरी है। पूरे सेल साइकिल की क्या है, समरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके मैं सब बताती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो ये स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। सिंपल। चलिए अब हम एक एक करके सब पे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेज। एम फेज के पहले स्टेज पे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस के इंटरफेज के बाद दूसरी स्टेज है कैरियोकाइनेसिस। ओहो, मार्क करनी चाहिए, रुको। कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में सिंपल आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो पहली चीज़ क्या होती है, डीएनए बहुत कंडेंस्ड होता है। पीछे बताया था, कंडेंस्ड, हिस्टोन के साथ कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाने के लिए तैयार होता है। ये डीएनए कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है। कंडेंस्ड मतलब टाइटली पैक, ताकि वो क्रोमोसोम की शेप ले ले। पीछे बताया था कि वो अजम्पशन है, पहले नहीं लेता। टाइटली पैक, टाइटली पैक। दूसरा, पहला ये। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और लास्ट में डिसअपियर हो जाता है। मेन काम प्रोफेज में ये होता है, ठीक है। प्रोफेज का सेल डिप्लॉयड स्टेज में है। शुरू से डिप्लॉयड की कहानी चल रही है। साथ के साथ डीएनए कंटेंट इसमें डबल है। डीएनए कंटेंट डबल है। एस फेज से गुजर चुका है, तो डीएनए कंटेंट इसमें क्या होगा, डबल। ठीक है, तो ये प्रोफेज की कहानी है। बना लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोफेज पहला स्टेज है ये, लिख लिया प्रोफेज, ओके। देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है मेटाफेज। क्या स्टार्ट होता है, मेटाफेज।
फेज। मेटाफेज में मेटाफेज में सबसे पहले आपका क्रोमोसोम दिखना शुरू होता है। क्रोमोसोम दिखना शुरू होता है। सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स फर्स्ट टाइम appear in this phase। दूसरा, क्रोमोसोम align at इक्वेटोरियल प्लेट। इस इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होता है। तीसरा, सेंट्रियोज पोजीशन at opposite poles। Fourth, spindle fibers starts appearing and attached to kinetochore। तो यहाँ से ये सेंट्रियोल है बच्चों आपका। सेंट्रियोल, दिस इज ऑल्सो सेंट्रियोल। ये सेंट्रोजोम में का पार्ट है, ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल। यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स एक प्रोटीन होता है, उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है ऐसे। ये है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। और ये किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमेयर पे एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर, इससे अटैच होता है। काइनेटोकोर इससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से। और ये क्या है आपके? स्पिंडल फाइबर्स। काइनेटोकोर से अटैच है। स्पिंडल फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल से, ये इसके उससे अटैच होते हैं और यही फोर्स लगाते हैं, ऑपोजिट फोर्स, जो एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है। ये चाहते हैं क्रोमोसोम इधर आ जाए, ये चाहते हैं क्रोमोसोम इधर आ जाए, और इस तरीके से दोनों पोल पे ऑपोजिट फोर्स लगता है। और दिस इज इक्वेटोरियल प्लेट, जिसे हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, मिडिल प्लेट भी कहते हैं, इसीलिए इस स्टेज को मेटाफेज कहते हैं, ठीक है। तो यही सारी स्टेजेस मेटाफेज में होती है। आगे चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? देन उसके बाद एनाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने बच्चों? अब देखें, एनाफेज में, एना मतलब ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट पोल पे आपके क्रोमोसोम स्प्लिट होके आ जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे? मेटाफेज वाला बना रही हूँ मैं। क्या होता है यहाँ? अभी बताया मैंने पीछे मेटाफेज में कि यहाँ काइनेटोकोर होता है, और यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स एराइज होते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं
और बीच में से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आपके क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ये सेंट्रियोल था, पीछे बताया था मैंने, है ना। तो ये सेपरेशन हो जाता है। तो सेपरेशन कैसे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे, यहाँ से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्या है, टेस्ट क्यों आ रही है? यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स, अब इस एनाफेज में जो आपकी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स का जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ना, इस तरीके से ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, है ना। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड ये तो सेपरेट हुए, एक इस पोल पे चला गया, एक इस पोल पे चला गया। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्स लग रहा था। तो जहाँ जहाँ स्पिंडल फाइबर्स गए वहीं उसके साथ आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। और कहाँ गए सेपरेट हो गए, टू ऑपोजिट पोल में, है ना, नॉर्थ और साउथ में। तो यहाँ से उसके बाद आपका एनाफेज में यही होता है। देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है टीलोफेज। टीलोफेज में टीलो मतलब बिल्कुल पॉइंटेड पोल, और इसमें क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल ही पोल पे हो जाते हैं, और इस पोल में इनका डीकंडेंसेशन भी शुरू हो जाता है। मतलब कि पहले तो वो कंडेंस्ड हुए थे, अब वो लूजली पैक्ड होना शुरू कर, पहले तो क्रोमोसोम बने थे, अब वो लूजली पैक शुरू हुए हैं। ये भी 2n है, ये भी 2n है। आप लोगों ने देखा था ना कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे पर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ था। इधर देखिए, आपने देखा था ऐसा एनाफेज में देखा था। तो यहाँ पे ये 2n ही है क्योंकि ये पेयर वाले ही आए हैं, है ना, और ये भी 2n ही है। होमोलोगस पेयर आया है साथ में, अभी भी 2 ही हैं, बस जेनेटिक मटेरियल जो डुप्लीकेट हुआ था, जो इसका डीएनए का कॉपी था, वो हाफ हुआ है ना। तो यानी कि जेनेटिक मटेरियल CC। तो ये याद रखेंगे हमेशा, प्लॉइडी हमेशा याद रखेंगे, इसे प्लॉइडी कहते हैं, प्लॉइडी नहीं भूलेगा कोई भी, C और C। दिस इज टीलोफेज, है ना। तो टीलोफेज में आपका क्या आता है, डीएनए डीकंडेंसेशन स्टार्ट्स एट पोल, nuclear membrane starts appearing, starts reappearing, है ना, दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो ये तो हो गया टीलोफेज, फटाफट। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, अब ये हमारा यहीं पे 2 न्यूक्लियस बन गए ना, पहले एक न्यूक्लियस था स्टार्टिंग में, अब ये 2 न्यूक्लियस बन गए, तो कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब हम साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करेंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा सा अलग होता है। एनिमल सेल में ये साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स फरो लाइक स्ट्रक्चर, मतलब गड्ढा बना लेता है, फरो लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, दिस इज फरो। और फिर ये डिवाइड होके, ये न्यूक्लियस तो यहाँ पे बन ही गया था, डिवाइड होके
2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। कितने डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स में। कितने सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स में। ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए, 2n और C, 2n और C। सेम अगर प्लांट सेल में होता तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़ा अलग होता है। ये तो एनिमल सेल्स का है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं प्लांट सेल का बताती हूँ। ले लिया? ओके। तो ये 2 डॉटर सेल्स हो गए जिनकी क्रोमोसोम कितनी है? डिप्लॉयड ही है, इक्वेशनल डिवीजन था, और ये 2C 2C। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल में क्या होता है? आपका एक सेल प्लेट एक्स्ट्रा होता है ना, सेल वॉल एक्स्ट्रा होता है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ये फ्रैगमोप्लास्ट सेल प्लेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सेल प्लेट। और फिर बाद में ये सेल प्लेट मिडल लैमेला बना लेता है, मिडल लैमेला, और इससे आपके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज मिडल लैमेला, है ना। तो ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है प्लांट सेल। ओके, तो यहाँ पे भी ये 2n है और ये C है, 2n और C। तो ये प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस है। अब फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आया माइटोसिस से? देखेंगे ज़रा हमारा रिजल्ट क्या आया माइटोसिस से। क्या रिजल्ट आया? हमने कहानी कहाँ से शुरुआत की थी बच्चों? हमने कहानी शुरुआत की थी, ओहो मार्कर नहीं चल रहा, अभी चलाते हैं। हमने 2n से शुरू की थी और C से शुरू की थी, और डॉटर सेल भी 2n हुए और C हुए और 2 डॉटर सेल्स बने, है ना, यानी कि इक्वेशनल क्रोमोसोम नंबर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीजन किस लिए यूज होता है? ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ग्रोथ के लिए, जिसे प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन को प्रोलिफरेशन, अपनी कॉपीज बनाना, एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज, क्लोन बना रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी। और इंजरी को रिपेयर करना, है ना, क्लियर। तो इस तरीके से ये सेल 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फीमेल ही प्रोड्यूस करती है ना आगे, इसलिए इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। क्लियर। तो यहीं पे आपका माइटोसिस खत्म होता है बच्चों। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए कांटेक्ट करें संध्या मैम को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस पढ़ेंगे। ओके बाय बच्चों, सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें।